अब क्या है, चलो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन का था, वर्कबुक KMC question was, what is the test used to measure CO? Test used to measure CO is splitting cylinder test. हम splitting cylinder test यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करने के लिए. So carbon monoxide is measured using splitting cylinder test. और कुछ पूछना हो? Any other point to be discussed? चलिए, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं. So next is tensile strength of concrete. So next is tensile strength of concrete. So next of the property. So next of the property of the material is tensile strength. So next of the property to be analyzed is tensile strength of concrete. अब पहले बेसिक जानकारी निकाल लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की. अब क्या है बेसिक जानकारी? ये इन्फॉर्मेशन शायद मैंने और कहीं पे भी दी है. अच्छा, कल परसों तो दी है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको. कहाँ दी थी? हाँ, स्पेशल क्लास में. स्पेशल क्लास में वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट हुआ था, वहां पर आपको ये जानकारी दी थी. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो वेरी करती है कितनी? 10 से लेके 12% के बीच में. ये एक एवरेज रेंज है. 10 से लेके 12% की रेंज में किससे? देन दी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. अगर आप एक्सट्रीम रेंज में जाओगे, वो 7% से लेके 15% के बीच में वेरी कर रहा होता है. तो हम बोल सकते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से लेके 12% के बीच में वेरी कर रही होती है. अगर एक्सट्रीम रेंज में जाओगे तो वेरी कर जाएगी 7 से लेके 15% के बीच में. क्लियर है चीज? तो इट विल वेरी इन द रेंज ऑफ 7 to 15%. ये एक्सट्रीम रेंज बताइए मैंने आपको. बाकी इन जनरल 10 से लेके 12% के बीच में ही होगा. इट विल बी इन बिटवीन 10 to 12% ओनली. नाउ इफ वी एनालाइज द टेंसाइल स्ट्रेंथ कर्व, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कर्व निकालोगे कंक्रीट का, कैसे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो जब आप टेंशन में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालोगे, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर. जबकि कंप्रेशन में ऐसा नहीं निकल के आता, जबकि कंप्रेशन में ऐसी नहीं होती. टेंशन के अंदर हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आती है वो ऑलमोस्ट क्या निकल के आ जाती है? लीनियर निकल के आ जाती है. यहाँ पे तो कैमरे में देख के बोल सकता हूँ, कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है. सो जो टेंसाइल की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे कंक्रीट की, ये ऑलमोस्ट क्या निकल के आती है? लीनियर निकल के आती है. जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता जाता है, एज द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस, जो रेशियो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का और टेंसाइल स्ट्रेंथ का, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो रेशियो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का और टेंसाइल स्ट्रेंथ का, ये भी इंक्रीज करता जाता है. इसका मतलब हायर इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हायर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लोअर इज द कंपैरेटिवली टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो हमें तो वैसे ही पता है कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, पर जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा निकल के आने लग जाएगा इन कंपैरिजन टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो रेशियो भी इंक्रीज करने लग जाती है. रेशियो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और किसी इंपॉर्टेंस की भी नहीं है. तो हम कहीं पर उसको यूज भी नहीं करते. अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड कर रहे थे, हमने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट टेंशन में था उसको तो इग्नोर ही कर दिया था, कहीं कैलकुलेशन में यूज ही नहीं किया था. पर फिर भी हमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ जाती है. क्या निकालने के लिए? क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए. सो ओनली यूज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्रैकिंग मोमेंट. तो अभी तक आपको मैंने बेसिक जानकारी दी है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की. क्लियर है? कोई सा पॉइंट फीड करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? बीएमसी में यहाँ सारे टेस्ट करवाए थे. मैं टेस्टों का नाम लिख दूंगा आपको. आई विल सिंपली मेंशन द नेम ऑफ द टेस्ट. टेस्ट मैंने आपको सारे करवा रखे हैं. कंप्रेशन में रेक्टेंगुलर पैराबोला था, कंप्रेशन में रेक्टेंगुलर पैराबोला था. हाँ ठीक है, कंप्रेशन में रेक्टेंगुलर पैराबोला था, बिल्कुल सही बात है. हेल्पिंग हैंड से बिल्कुल सही बात बोली. तो अब बस टेस्ट के नाम लिखने हैं और जो मैंने सिग्निफिकेंट जानकारी दी आपको वो बतानी है आपको. सो वी कैन से पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट ये बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की. सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, tensile strength of concrete is approximately 10 to 12%. अगर हायर रेंज लोगे तो 7 से 15% पे जा सकते हो. 7 to 15% of its compressive strength, 15% of its
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड डाटा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो लॉजिक इन इट। नेक्स्ट जो वैल्यू बताई थी मैंने आपको वो कर्व की बताई थी। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट in tension is almost linear. For concrete in tension is almost linear. ये almost linear निकल के आता है। नेक्स्ट जानकारी जो दी थी मैंने आपको वो ये दी थी रेशियो ऑफ। सो नेक्स्ट जानकारी जो दी थी इज रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ratio of compressive strength to tensile strength increases with increase in grade of concrete, with increase in grade of concrete। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेशियो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे रेशियो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपको लास्ट इंफॉर्मेशन दी थी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, tensile strength of concrete is not of much importance, is not of much importance, is not of much importance, but is required to compute, moment of rupture, moment of rupture। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, या क्रैकिंग मोमेंट, और यू कैन से क्रैकिंग मोमेंट, और यू कैन से क्रैकिंग मोमेंट। इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अब कोई मेरे को नाम बताएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं? पीछे मेरे ख्याल से हेल्पिंग हैंड ने लिखा भी था, हेल्पिंग हैंड ने सारे टेस्ट लिख दिए थे कि कैसे निकाली जा सकती है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी कंप्यूटेड, tensile strength can be computed by any of the following test, last point please explain। लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है कंक्रीट के अंदर वैसे, पर टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें निकालनी पड़ जाती है क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए। क्रैकिंग मोमेंट मतलब वो मोमेंट जहां पर क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, तो वो मोमेंट जहां पर क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाए कंक्रीट के अंदर उसको हम क्रैकिंग मोमेंट बोलते हैं। तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए होती है क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए। कैसे भी निकाल के दूंगा। अभी एक सवाल कराता हूं मैं आपको क्रैकिंग मोमेंट के ऊपर। आई डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन दिस। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। किसने पूछा था ये डाउट? नाम क्या था मेरे को नहीं पता। मोमेंट ऑफ क्रैकिंग, आई कैन से, यस यू कैन से। तो नाम चला गया, जो भी है अभी सवाल करा दूंगा मैं आपको। आई डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन दिस। चलिए, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है? पहला टेस्ट है हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सर टेस्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सर टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट, so next is splitting cylinder test। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है, नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट विच इज अवेलेबल स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट के बाद हमारे पास है एक और टेस्ट है हमारे पास रिंग टेंशन टेस्ट, so रिंग टेंशन टेस्ट। so नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज रिंग टेंशन टेस्ट। अगर मैं इन टेस्टों की एक्यूरेसी की बात करूं, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, followed by our splitting tension cylinder test, followed by our flexure test, और लास्ट में हमारा डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है। तो ये मैंने एक्यूरेसी बता रखी है इन सब की। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। तो इन टेस्टों की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए कोइंसिडेंटली, तो मैं एरो बना देता हूँ। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डबल पंच टेस्ट भी होता है, बिल्कुल सही बात है, डबल पंच टेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो एक और टेस्ट है हमारा, तो वन मोर टेस्ट यू कैन से डबल पंच टेस्ट। सो डबल पंच टेस्ट, तो एक टेस्ट हमारी है डबल पंच टेस्ट।
दीज आर दी टेस्ट अवेलेबल, ये टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर है पूरी कहानी? इसमें वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अरे भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है मैंने। मतलब ये कंक्लूजन कैसे निकालते हो अपने आप? मैंने बोला एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी इन टेस्टों के अंदर, मैंने ये थोड़ी बोला स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी इनके अंदर। The accuracy of these tests is increasing. It does not mean the value of the strength is increasing. अलग अलग बातें दोनों, both are different. Clear है? So these are the tests available to find the tensile strength of the concrete. तो इसमें से कोई सा भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। हमारा कोड बोलता है फ्लेक्सर टेस्ट परफॉर्म करो। अवर कोड से परफॉर्म द फ्लेक्सर टेस्ट। तो हमारा कोड स्पेसिफाई करता है फ्लेक्सर टेस्ट को। अभी पीछे इसने ये बोला था, अभी पीछे किसी ने बोला था सर मोमेंट ऑफ रप्चर क्या होता है या मोमेंट ऑफ क्रैकिंग क्या होता है। वो मोमेंट जहाँ पे क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। इसके ऊपर आपको एक सवाल करा देता हूँ। सो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओवर दिस वी कैन डिस्कस वन प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। A PCC beam of section, a PCC beam of section size. So PCC beam of section size 300 into 300 mm square is made up of M25 concrete. Is made up of M25 concrete. Calculate cracking moment of this section. Cracking moment of this section. Calculate cracking moment of this section. Cracking moment निकालो इस सेक्शन का। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो वो मोमेंट जहां पर क्रैक डेवलप हो जाए इसको हम बोलेंगे क्रैकिंग मोमेंट। क्रैक तब डेवलप होंगे जब टेंसाइल स्ट्रेंथ अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाएगा। When the tensile stress will reach up to its permissible value. तो ये कंसेप्ट लगना है इसके अंदर। तो सॉल्व तो मुझे ही करके देना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन हम बोलेंगे क्रैकिंग मोमेंट निकालना है। हम बोलेंगे m by i is equal to सिग्मा by y। और ये सिग्मा किस में निकालनी है आपको? टेंशन में निकालनी है। तो जब ये स्ट्रेस अपनी परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा टेंशन के अंदर, तब क्या डेवलप हो जाएंगे? क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा टेंशन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? FCR क्रैकिंग मोमेंट। क्रैकिंग मोमेंट कितना होता है? 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। यही होती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्टली निकाल के दी थी आपको। सो 0.7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ FCK। FCK आपको दे रखी है M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। तो वैल्यू कितनी आई? 0.7 इंटू 5 35। सो 3.5। सो 3.5 MPa। वैल्यू पुट कर दो ऊपर, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। जैसे वैल्यू पुट करोगे क्या निकल के आ जाएगा? M निकल के आ जाएगा। सो M इज इक्वल टू सिग्मा टी I बाय वाई। सिग्मा टी है हमारी 3.5। I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू होगी B D क्यूब बाय 12। सो B D क्यूब बाय 12। Y की वैल्यू कितनी होगी? Y की वैल्यू होगी D बाय 2। सो Y विल बी इक्वल टू D बाय 2। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकाल लो। तो ये हमारा क्रैकिंग मोमेंट है। दिस इज अवर क्रैकिंग मोमेंट। ये वैल्यू आएगी किसके अंदर? न्यूटन mm के अंदर। दिस वैल्यू इज इन न्यूटन mm। बड़ी वैल्यू दिख रही है तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन मीटर के अंदर। आई हैव कन्वर्टेड दिस वैल्यू इन किलो न्यूटन मीटर। अमन बोल रहा है 15.75। दो लोगों का आंसर यही आया, 15.75 किलो न्यूटन मीटर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती हमें कहीं पे, ये इनसिग्निफिकेंट होती है, पर इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है हमें क्या निकालने के लिए? क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए। तो अगर आपने इतना मोमेंट अप्लाई कर दिया इस बीम के ऊपर, इसमें क्या डेवलप हो जाएंगे? क्रैक डेवलप हो जाएंगे अंडर टेंशन। क्लियर है पूरी स्टोरी? So here cracks will be developed in tension. $15.75 बिल्कुल सही बात है मध्यम मार्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट कर लिया सबने? चलो
तो कंक्रीट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी बता दी आपको. वॉट एवर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट वर अवेलेबल, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड. अब हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की. सो नेक्स्ट पेज. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्समेंट. अभी तक बात चल रही थी कंक्रीट की इतने दिनों तक. अब हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्समेंट. तो बस हमारा लास्ट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर. इसके बाद हम लिमिट स्टेट स्टार्ट कर देंगे. तो एक एक प्रॉपर्टी डिटेल में बताइए आपको. ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी आर डिस्कस इन डिटेल. इनफैक्ट ये सारे टेस्ट भी मैंने आपको बता रखे हैं. ऑल दीज टेस्ट आई हैव डिस्कस इन बीएमसी. तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर मैंने आपको इन सारे टेस्टों के बारे में जानकारी दी हुई है, इसलिए इन टेस्टों को दोबारा रिपीट नहीं किया मैंने. यहाँ पे दोबारा रिपीट करने का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना. पहले टाइम बहुत कम है हमारे पास. सो ऑल दीज टेस्ट आई हैव डिस्कस इन बिल्डिंग मटेरियल. वो वाले लेक्चर देख सकते हो, आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे वहां पे. In detail, the discussion of these tests is being carried out there. So now we are shifting back to reinforcement. अब हम आ रहे हैं reinforcement के बारे में. अब क्या है reinforcement? Any material that can resist tension better than concrete will be termed as reinforcement. कोई सा भी मटेरियल जो टेंशन को रेजिस्ट करे ज्यादा अच्छी तरीके से कंक्रीट के कंपैरिजन में, उसको आप यूज कर सकते हो रीइंफोर्समेंट. जैसे एग्जांपल स्टील यूज कर लो, कॉपर यूज कर लो, एल्यूमिनियम यूज कर लो, प्लास्टिक यूज कर लो, बैम्बू यूज कर लो. ऑल दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी. हम इन सारे मटेरियल में से किसको यूज करते हैं? स्टील को यूज करते हैं. अब स्टील ही क्यों प्रेफर किया जाता है? स्टील को प्रेफर करने के बहुत सारे रीजन हैं. जैसे पहला, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. स्टील इकोनॉमिकल होता है इन बाकी सारे मटेरियल से. स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है एज दैट ऑफ कंक्रीट. तो उसमें स्ट्रेन अप्रोक्सीमेटली सेम निकल के आ जाता है कंक्रीट के बराबर. तो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी बनी रहती है, क्रैक डेवलप नहीं होते हैं. तो इन तीन रीजन की वजह से हम स्टील को प्रेफर करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट देन एनी अदर मटेरियल, जबकि ऑप्शंस खूब सारे हमारे पास. क्लियर है? अल्फा होता है सेम, अल्फा अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा. तो पहली चीज तो क्या बताई? पहली चीज तो ये बताई, एनी मटेरियल, so any material that can resist, so any material that can resist tension better than concrete can be used as reinforcement, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, बैम्बू है. इनफैक्ट बैम्बू को यूज भी करते थे पहले, अभी भी यूज करते हैं कई जगहों पे. जहाँ पे स्टील की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहां पे बैम्बू को अभी भी यूज किया जाता है, एक्सेट्रा. क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट, जनरली steel is preferred as reinforcement. As क्या रीजन बताए? Its coefficient of thermal expansion. बिल्कुल सही बात है. So its coefficient of thermal expansion is approximately same as that of concrete. So its coefficient of thermal expansion, तो पहला रीजन, its coefficient of thermal expansion is approximately same as that of concrete. Next, it has high tensile strength. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. It is economical. मड मोटार के साथ बैम्बू यूज करते हैं मोस्टली. बिल्कुल मड मोटार के साथ बैम्बू यूज करते हैं. शाहरुख 10 × 10⁻⁶ है अल्फा की वैल्यू. तो एक में 10 होती है, एक में 12 होती है. तो अल्फा की वैल्यू भी सही है. ये वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑल्सो करेक्ट. तो अभी तक क्या जानकारी दी? कोई सा भी मटेरियल जो टेंशन को ज्यादा अच्छी तरीके से रेजिस्ट करे इन कंपैरिजन टू कंक्रीट, वो हमारा रीइंफोर्समेंट होगा. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सारे ऑप्शन में से हम स्टील को यूज करते हैं. आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस वी यूज स्टील ओनली. डक्टाइल तो कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है. डक्टिलिटी तो उनके पास भी अवेलेबल है. इनफैक्ट ऐसे भी मटेरियल है जो स्टील से ज्यादा डक्टाइल है.
हमारे पास ऐसे भी मटेरियल है जो स्टील से ज्यादा डक्टाइल है. वी हैव सेवरल अदर मटेरियल्स अवेलेबल विच आर मोर डक्टाइल देन स्टील. तो उसका कोई इशू नहीं है. क्लियर है? चलिए आगे. नेक्स्ट जानकारी जो आपके साथ ध्यान रखनी है, नेक्स्ट जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट in mm, तो size of reinforcement in mm, then available actual area in mm square और approximate area जो हम कंसिडर करते हैं, approximate area that we consider. अब ये चीज आप मेरे को बताते रहोगे, ये चीज आप मेरे को बताते रहोगे. इन तीनों में से एक रीजन अल्फा वाला है. हाँ बेटा अल्फा ही तो है. ये कहाँ गया वो अल्फा वाला? ये पहला जो रीजन है वो अल्फा ही तो लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को तो अल्फा बोलते हैं, इसी को तो अल्फा बोला जाता है. दिस इज टर्म्ड एज अल्फा. तो जो पहला वाला मैंने जो रीजन लिखा वो अल्फा ही तो लिखा है. अल्फा को बस मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोल दिया. उसी को आप टेक्निकली अल्फा बोल रहे हो, उसको सिंबल के फॉर्म में बोल दिया आपने अल्फा. चलो अब मेरे को ये सारी वैल्यूज निकाल के बताओ. तो साइज में आपको बता रहा हूँ 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50. चलो एक पेज में आ गया, ये एक पेज में आ गया. आप मुझे एरिया निकाल के बताओ इन सारे बार्स का. गिव मी द एरिया ऑफ ऑल दी बार्स. गिव मी द एरिया ऑफ ऑल दी बार्स. मैंने आपको डायमीटर लिख के दे दिया रीइंफोर्समेंट का. तो अवेलेबल एक्चुअल एरिया कितना है और हम कितना एरिया मानेंगे, तो हम कितना एरिया लेके चलेंगे वो ध्यान रखना है आपको. तो अवेलेबल एरिया बताना जरा. 6 mm बार है. एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4. जरा कैलकुलेट करके बता दो. 6 का है 28.27. बिल्कुल सही बात है, 28.27. हम लेके चलेंगे 30. वील टेक दी वैल्यू टू बी 30. तो हम वैल्यू लेके चलते हैं 30. तो हम वैल्यू लेके चलते हैं 30. नेक्स्ट 8 mm का बता दो कितना है, जब तक मैं ये लाइनें बना दूं ताकि मेरे को लिखते वक्त गलती ना हो. आप जब तक एरिया निकाल के बताओ फटाफट से, आगे जाके इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी. ये देखो एक टेढ़ा हो गया अभी से. 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50. चलो ठीक है. हाँ आगे 8 mm का कितना है? 50.26. 8 mm का 50.26. हम लेते हैं 50. वी अज्यूम इट टू बी 50. देन हमारा 10 mm का, 10 का निकाला है 78.53. 78.53 हम अज्यूम करके चलते हैं 75. नेक्स्ट 12 mm का, 12 mm का निकाला है किसी ने 113.09. 113.09 हम लेके चलते हैं 110. 16 mm का निकाला है किसी ने, 16 mm का निकाला था पीछे किसी ने, कहाँ गया? 16 का किसी ने निकाला था 201. क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार. 201.06 हम लेके चलते हैं 200. तो आपको अज्यूम्ड वैल्यू सारी ध्यान रखनी है. टेक प्रॉपर केयर ऑफ द अज्यूम्ड वैल्यू. 20 mm का कितना है? 20 mm का कितना है? 20 का 20 mm. सोलह का हो गया. 20 का भी किसी ने निकाल के बताया है 314. बेटा एक साथ लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे को, एक एक करके बताओ ना. 314 वी अज्यूम इट टू बी 314. देन 25 का 490. 18 mm क्यों ली? ये स्टैंडर्ड साइज है सारी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली हुई है. These are the standard sizes which are used for manufacturing of the reinforcement. 25 mm का कितना है? 490. 490.87. तो 490.87. ये 490 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. यू मे अज्यूम एनी वैल्यू. नेक्स्ट
28 का कितना है? 28 615 615.44 615.44 इसकी वैल्यू लेते हैं 600 mm²। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 32 mm का 32 mm हाउ मच? 32 mm 36 बता दिया पहले ही, 36 बता दिया 1017। 32 का बता दो। 32 804 804.24 हम लेके चलते हैं 800। एक मिनट, ये बीच में कुछ आ गया तो 600 और 800, तो 600 800 और 1000। वी अज्यूम दी वैल्यू टू बी 1000। 40 का कितना है? इसमें से याद कौन सा करना है? जो अज्यूम्ड वैल्यू है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो याद रखनी है। ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, ये याद थोड़ी ना रखनी है आपको। ये तो कैलकुलेट करके बता रहे हो, ये थोड़ी ना याद रखना है आपको। याद क्या रखनी है आपको? अप्रोक्सीमेट एरिया याद रखना है आपको। यू हैव टू रिमेंबर द अप्रोक्सीमेट एरिया। 45 का कितना है? 45 का कितना है? 45 एक्चुअल एरिया कैसे निकालते हैं? वाह मोहम्मद, तुमने दिल जीत लिया। मतलब मैंने डायमीटर दिया हुआ है, ये मोहम्मद बोलता है एक्चुअल एरिया कैसे निकालते हैं, इसने तो भैया दिल जीत लिया। मतलब बेस्ट सवाल पूछा है आपने ये। सो 1590.43, सो 1950.43 हम लेते हैं 1600। और 50 mm का कितना है? 50 mm 1963 1963.49। वी टेक द वैल्यू टू बी 2000। तो आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो ध्यान रखनी है। एक्चुअल तो निकाल ही सकते हो आप, एक्चुअल यू कैन कैलकुलेट। रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? अप्रोक्सीमेट कम लेने पर क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, अप्रोक्सीमेट कम लेने पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या बोल रहे हो? अप्रोक्सीमेट सारे याद रखना बहुत मुश्किल है सर। तो याद कहाँ रखने? मैंने भी तो अप्रोक्सीमेट लिखे ही है आपको राउंड ऑफ करके। क्या मेरे को याद है क्या? मैंने तो राउंड ऑफ करके लिखे अभी आपके सामने। कॉमन सेंस की बातें हैं भैया। 28 है तो राउंड ऑफ करके 30 लिख दिया। तो इसमें याद क्या करना है आपको? 50.26 है, मैंने राउंड ऑफ करके 50 लिख दिया। अब बोल सर इसको याद कैसे करूं मैं? 78.53 आया, मैंने राउंड ऑफ करके 75 लिख दिया। तो बोलता सर याद करना मुश्किल है ऐसे। तो इसमें याद क्या करना है आपको? व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इन दिस? भैया उसी को राउंड ऑफ करके लिखते जाओ ना, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी। क्लियर है? चलें आगे। 10 mm वाले में 80 भी कर सकते हैं, 10 mm वाले में 80 भी कर सकते हैं। ये अपने आप कौन लिख रहा है भाई इसमें? भूत है क्या इसके अंदर? अंडू 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 अंडू। अपने आप अपनी मर्जी से लिखे जा रहा है भाई। चलें आगे। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर जब किसी के लिए? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए, अब इसकी एप्लीकेशन कहां पर निकल के आती है? वेयर इट्स एप्लीकेशन कम्स इनटू द पिक्चर। आपके पास टोटल एरिया गिवन होगा, टोटल एरिया विल बी गिवन टू यू और इट विल बी नोन टू अस। आपको निकालना पड़ेगा किस साइज का बार यूज करें। यू हैव टू सिंपली फाइंड विच साइज ऑफ द बार इज टू बी यूज्ड। कैसे? सो लेट अस सपोज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेज व्हाट विल बी दी
what will be the size of 3 bars to be provided, size of 3 bars to be provided for total area of steel, for total area of steel required as 1450 mm square, 1450 mm square। चलिए कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या पूछा हुआ है। कंप्यूट, जो टोटल एरिया है 1450 mm स्क्वायर। अब सवाल बोल रहा है 3 बार प्रोवाइड करने हैं आपको, तो उनकी साइज बता दो क्या होगी। अब ये चीज कैलकुलेट जल्दी तभी हो पाएगी जब आपको अप्रोक्सीमेट एरिया ध्यान हो सके, व्हेन यू नो द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ ऑल द बार्स। नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट करने लग जाएगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट। तो पीछे टेबल बनी हुई है, देखो पीछे टेबल बनी हुई है। तो एरिया जो आपको प्रोवाइड करना है वो है 1450, इससे कम नहीं दे सकते हो, इससे ज्यादा जरूर दे सकते हो। तो 3 बार आपको प्रोवाइड करने हैं। व्हाट इज द एरिया दैट विल बी यूज्ड, कितना एरिया प्रोवाइड करेंगे हम? 3 बार 25 mm के लगा देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, हेल्पिंग हैंड। 3 बार 25 mm के हम प्रोवाइड कर देंगे। 490 है या 500 है, तो 490 इंटू 3 कितना निकल के आ रहा है? 490 इंटू 3 कितना निकल के आ रहा है? 1470। तो 1470 निकल के आ गई वैल्यू। तो 3 बार 25 mm के प्रोवाइड कर सकते हो आप। सो 3 बार ऑफ 25 mm। सो सॉल्यूशन, तो हम 3 बार प्रोवाइड कर देंगे 25 mm के। क्लियर है यहां तक? एक और ऑप्शन है हमारे पास, देयर इज वन मोर ऑप्शन, देखना जरा पीछे, एक और ऑप्शन है हमारे पास। सो 28, 1200 और 23। तो एक और ऑप्शन है हमारे पास। सो और वी कैन प्रोवाइड 2 bars of 28 mm and 1 bar of 20 mm। तो एक ऑप्शन आपका ये भी आ गया, वन ऑप्शन इज दिस ऑल्सो। तो या तो 3 बार प्रोवाइड कर दो 25 mm के, या 2 बार प्रोवाइड करो 28 mm के, 1 बार प्रोवाइड कर दो 20 mm का। आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी, योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। क्लियर है? अब अगर प्रैक्टिकली बात करें, इफ यू टॉक इन प्रैक्टिकल टर्म्स, दूसरा ऑप्शन प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों दूसरा ऑप्शन प्रेफर नहीं करते? व्हाई वी डोंट प्रेफर द सेकंड ऑप्शन? तो पहले ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे, दूसरे ऑप्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। व्हाई वी डोंट प्रेफर द सेकंड ऑप्शन? रीजन बीइंग, हमारे पास जो स्टील आती है, जो प्रोक्योरमेंट होती है, अगर आप एक ही डायमीटर की यूज करोगे, एक ही डायमीटर की लगाओगे, वो कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपल होता है। तो आप 2 बार तो अलग अलग डायमीटर के प्रोवाइड कर रहे हो, और फिर 1 बार दूसरे डायमीटर का प्रोवाइड कर रहे हो, तो अनसिमेट्री भी आ जाती है उसके अंदर, बेंडिंग में भी इश्यू होता है, प्रोक्योरमेंट में भी इश्यू होता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है सारे बार अप्रोक्सीमेटली सेम डायमीटर के चल रहे हैं हमारे। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? अलग अलग बार खरीदना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल अलग अलग बार खरीदना पड़ेगा मार्केट से। पर क्योंकि सवाल पूछा था उसने, सवाल का जवाब तो दे दिया हमने, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। 120 mm कैसे आया बेटा? पीछे टेबल दे तो रखी है। 2 28 mm के हुए तो 600 इंटू 2 प्लस 20 mm का 314, कितना हो गया? 1200। तो 1514 हो गया ना। आपको 1450 ही तो चाहिए था, तो इससे ज्यादा ही तो प्रोवाइड किया आपने। तो वो पूछ रहा था एक 20 mm का कैसे आया? एक 20 mm का इस तरीके से आया। तो वैल्यूज दे रखी हैं, ऐड करके निकालते जाओ। सिंपली ऐड इट एंड कैलकुलेट, यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। अब कौन कौन सी ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास अवेलेबल है? व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द स्टील व्हिच आर अवेलेबल विद अस? सो देयर आर सेवरल ग्रेड्स ऑफ द स्टील व्हिच आर अवेलेबल। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ग्रेड ऑफ स्टील।
सो ग्रेड ऑफ स्टील, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ग्रेड ऑफ स्टील। तो अगर मैं बात करूं ग्रेड ऑफ स्टील की, अगर हम बात करें ग्रेड ऑफ स्टील की, सो फॉलोइंग्स आर दी, तो फॉलोइंग आर दी ग्रेड ऑफ स्टील, फॉलोइंग आर दी ग्रेड ऑफ स्टील अवेलेबल। So there are several grades of the steel available. ये तीन तो सबको पता ही होती हैं। तो Fe 250, Fe 415, Fe 500, Fe 500D, Fe 550D और हमारे पास है Fe 600D. These are the different grades of the steel which are available with us. तो ये अलग अलग तरह की ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। Fe 250 को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, so it is also termed as mild steel. So it is also termed as mild steel. तो इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। Fe 415 को HYSD भी बोला जाता है, so it is also termed as HYSD. Fe 500 को भी HYSD बोला जाता है। क्या है HYSD भी करेंगे आगे, that we'll discuss. और यहाँ पे D का मतलब क्या होता है, D means ductile. तो D here stands for what, ductile. तो ये ज्यादा डक्टाइल होते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? तो there are different grades of the steel which are available. अब इतने सारे ग्रेड हैं हमारे पास स्टील के जो अवेलेबल है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से? Any of the point to be repeated from this for anyone? So D माने डक्टाइल, सही बात है। लास्ट में कहाँ लिखा है, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? लास्ट में मैंने लिखा है डक्टाइल, अभी आ जाएगा बोर्ड के ऊपर। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे Fe 600D, ये वीडियो के पीछे छुप गया, तो लास्ट में ये वीडियो के पीछे छुप गया तो इसको ऊपर करके लिख दिया Fe 600D। TMT भी होता है सर, वो ग्रेड नहीं होती बेटा, इट इज नॉट द ग्रेड ऑफ द स्टील। अभी ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेड ऑफ द स्टील। टॉस स्टील क्या होता है, थोड़ी देर रुको, अभी बता दूंगा। अभी तो कहानी स्टार्ट करी है ना, अभी तो कहानी स्टार्ट ही करी है, अभी ABCD खत्म नहीं करी, Z पूछना है आपको, अभी भी छुप गया, ऊपर करके लिखा तब भी छुप गया बेचारा। अब आ रहा हूं, चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब अगली जानकारी क्या होनी चाहिए हमारे पास, अगली जानकारी होनी चाहिए हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, जो बता दिया आपको पीछे। अब बात कर रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वहां पे हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टील में हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। जैसे Fe 250 यील्ड स्ट्रेस है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 415 यील्ड स्ट्रेस है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 500 यील्ड स्ट्रेस है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 550D यील्ड स्ट्रेस है 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारी यील्ड स्ट्रेस है, क्लियर है। 500D की स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा होती है नहीं, डक्टिलिटी ज्यादा होती है। भाई जो बताता हूँ सुना तो करो, अभी यही तो बता रहा हूँ कि हमारे ग्रेड ऑफ स्टील के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो उसकी यील्ड स्ट्रेस सिग्निफाई करते हैं। अब यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस एज इंडिकेटेड बाय द, so yield stress as indicated by the grade of the steel means the minimum guaranteed value of the stress that will be developed in it. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, yield stress indicated by the grade of the steel represents the minimum guaranteed value of the stress that will be developed in it. However, the actual value can be more than this. तो स्टील की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर लेके चलते हैं हम, और यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मिनिमम आपको इतनी गारंटेड है स्ट्रेस तो मिलेगी मिलेगी। तो गारंटेड स्ट्रेस जो आपको मिलेगी उसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी।
जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है Fe415 और Fe500 के लिए, इट इज टेकन एट अ प्रूफ स्ट्रेन ऑफ 0.2%। 0.2% का मतलब होता है 0.002 पे। तो अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होगी, वहां पर जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो हम Fe415 और 500 की यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। दैट विल बी टेकन एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe415 और 500, क्योंकि वहां पे कोई क्लियर यील्ड स्ट्रेंथ का मार्क नहीं निकल के आता। क्लियर है चीज? आदिल मुश्ताक, बिल्कुल सही बात बोली आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट आदिल मुश्ताक, बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो Fe250 के लिए यील्ड स्ट्रेस कितनी है? 250 है। Fe415 के लिए यील्ड स्ट्रेस कितनी है? 415 है। Fe500 के लिए यील्ड स्ट्रेस कितनी है? 500 है। क्लियर है? तो ग्रेड ऑफ स्टील ही हमें क्या बता देता है? यील्ड स्ट्रेंथ बता देता है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। इसमें से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। तो अगला पॉइंट हमें ये मेंशन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, द यील्ड स्ट्रेंथ, द यील्ड स्ट्रेंथ इंडिकेटेड, the yield strength indicated by grade of the steel, grade of the steel is the minimum guaranteed, is the minimum guaranteed value. However, the actual value is slightly higher. Actual value slightly क्या होती है? ज्यादा निकल के आती है। Fe650 होता है, होता तो भैया लिख देता मैं, अगर होता तो मैं लिख ही देता। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है द कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ of steel is taken to be its yield strength, is taken to be its yield strength, यही इसकी हम yield strength मान लेते हैं। next point of reference, next point of reference, the yield strength of Fe415 and Fe500 कहां पर ली जाती है? कहां पर ली जाती है? हमारे प्रूफ स्ट्रेन पे। so Fe415 Fe500 is taken, तो yield strength और Fe415 Fe500 is taken at the proof strain of, at the proof strain of 0.2%, at the proof strain of 0.2%। तो 0.2% की स्ट्रेन पे ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है इन सारे ग्रेड ऑफ स्टील की, यील्ड स्ट्रेस की और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, और ये हमारा बनेगा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। दिस विल बिकम अवर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल हम लिमिट स्टेट में एंटर कर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ग्रेड ऑफ स्टील, फिर निकालना है यील्ड स्ट्रेस, फिर निकालना है हमें अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, और लास्ट में है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी, तो Fe250, Fe415, Fe500, यील्ड स्ट्रेस 250, 415, 500। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही क्या है इसकी? यील्ड स्ट्रेंथ है। अगर आप बात करोगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, 412, 485 और 545। डक्टिलिटी की वैल्यू देखोगे, परसेंटेज कम होती चली जाएगी, 14.5% एंड 12%। तो सबकी आपको क्या बता दी? यील्ड स्ट्रेस बता दी, सबकी आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बता दी, सबको आपको डक्टिलिटी की परसेंटेज बता दी। तो सारी चीजें जानकारी दे दी मैंने, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। ग्रेड ऑफ स्टील इतना कम क्यों है? ग्रेड ऑफ स्टील बेटा कितना ज्यादा तो है, इतनी ज्यादा तो है ग्रेड ऑफ स्टील। 250 भी है, 415 भी है, 500 भी है, 550 भी है, 550D भी है, तो इतनी ज्यादा वैल्यूज तो है इसके अंदर।
ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें कंक्रीट में, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें कंक्रीट में मिलेगी, मिनिमम स्ट्रेंथ हमें स्टील में मिलेगी। डिजाइन में Fe500 रीयूज रिक्वायर्ड एरिया सेम, हाँ एरिया सेम होता है। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ स्टील 3 ही क्यों है? वाह, 3 ही क्यों है? ये देखो नशा कर गया है रात को। जब ग्रेड ऑफ स्टील इतनी सारी लिखी है पीछे, बोल रहा है 3 ही क्यों है? 1 2 3 4 5 6 ग्रेड ऑफ स्टील लिखी है पीछे, कि बोल रहा है सर ये 3 ही क्यों होती है ग्रेड ऑफ स्टील। बहुत बढ़िया। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में चारों टेस्ट में सेम साइज पर परफॉर्म करने पर स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग क्या ऑर्डर होगा? जब मैंने टेस्ट लिखे थे वहां पे जानकारी दी थी कि ये सारे टेस्ट मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं बीएमसी के अंदर, और वहां पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता रखा है। तो जब आप ये पूछ रहे हो कि स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि ऑर्डर क्या होता है, तभी ये सवाल पूछ रहे हो बिना मतलब का। तो अगर स्ट्रेंथ का ऑर्डर जानते हैं, बीएमसी का लेक्चर निकालो, वहां पे दिया हुआ है स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देयर द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ इज बीइंग डिस्कस। अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, प्रेजेंटली द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट देयर। डक्टिलिटी ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, डक्टिलिटी ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बाकी जो वैल्यू है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से निकाली हुई है हमने। The ductility value which is given to you is found using the help of stress strain diagram, और stress strain diagram हम टेस्ट परफॉर्म करके निकालते हैं, that we compute by performing the test। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकाला? अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करके निकाला। ये वाह, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकाला? अरे टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। मेरे को तो लगता है ये पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे उठ के आए हुए हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकाला। भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं करी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पड़ी होगी क्या? पहला टेस्ट ये बताया जाता है कि स्टील के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। द फर्स्ट टेस्ट व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इज दिस ओनली। पूरी इंजीनियरिंग के अंदर, पूरी इंजीनियरिंग में और कोई टेस्ट डिस्कस नहीं होता, सबसे पहला टेस्ट यही डिस्कस होता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डक्टिलिटी कितनी लिखी है? 14.5%। Fe415 की लिखी हुई है 14.5%, और लास्ट में लिखी हुई है 12%। विद इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डक्टिलिटी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सीपेज, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन? अभी डिफरेंस बताया तो था पीछे मैंने। ये सीपेज में M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, परकोलेशन में M30 यूज करते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन में M35 यूज करते हैं। Why we not use Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील इन अर्थक्वेक डिजाइन? अभी अर्थक्वेक डिजाइन किया ही नहीं हमने, अभी तो अर्थक्वेक डिजाइन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, अभी तो आरसीसी स्टार्ट नहीं करी, नॉर्मल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग नहीं करी हमने, अर्थक्वेक डिजाइनिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए। बहुत बढ़िया, इसलिए आज तक हुआ नहीं कहीं पे। मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कंप्लीट भी नहीं, स्टार्ट तक नहीं हुई है अभी अर्थक्वेक डिजाइनिंग में। अब जब अर्थक्वेक डिजाइनिंग करूंगा तब बताऊंगा ना उसे मैं। हर ग्रेड का स्टील हर डायमीटर में अवेलेबल होता है। 500 ग्रेड का स्टील 10 mm का भी होता है। हाँ, डायमीटर का कोई लेना देना नहीं है ग्रेड के साथ, ग्रेड अलग है, डायमीटर अलग चीज है। नेक्स्ट, कंक्रीट सबमर्ज्ड इन सी वाटर को सिवियर में रखा गया है, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे को एक्सट्रीम में। थोड़ा उल्टा लगा है, हाँ कोड में थोड़ा उल्टा लग रहा है आपको। तो आप जो अभी डिग्री भी नहीं करी होगी मेरे ख्याल से, तो या डिग्री कर ली होगी, उसको कोड में थोड़ा उल्टा लग रहा है आपको। वो मतलब कोड के ऊपर कमेंट कर रहा है। आजकल बस यही दिक्कत है कि चलना सीखते नहीं है। ये देखो इसका कमेंट पढ़ो कि मेरे को कोड में ये चीज उल्टी लग रही है। अभी सिविल इंजीनियरिंग का सी भी नहीं आता होगा, और ये बोल रहा है, मतलब जो कोड बीआईएस बनाती है उसको बोल रहा है सर कोड में ये उल्टा लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो कमेंट भी करने लग जाते हैं कि सर ये वाली फैकल्टी ये है, ये वाली फैकल्टी ये है, ये वाली फैकल्टी। मतलब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि घर बैठे बैठे कमेंट भी करने लग जाए। वो कोड के बारे में कमेंट कर रहा है कि सर मेरे को कोड में ये उल्टा लग रहा है। चलो बढ़िया, कोड उल्टा होगा, तुम सीधा कर लेना उसे।
चलो बाकी कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। कल हमारा लिमिट स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये वही है, ये वैसे कमेंटेटर है ये। कमेंटेटर सुना होगा, कमेंटेटर मैच कभी नहीं खेला होता। अब आजकल तो कमेंटेटर होने लग गए हैं, जो रिटायर हो जाते हैं वो खेलने लग जाते हैं। पहले ऐसे कमेंटेटर होते थे, जैसे एग्जांपल एक दो कमेंटेटर पता होंगे, उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, बाहर बैठ के कमेंट कर रहे होते हैं कि अरे यार तेंदुलकर ने ये शॉट गलत खेल लिया, अरे कोहली यार गलत आउट हो गया ये। भाई कभी फील्ड में गए हो नहीं, उसके बाद कमेंट कर रहे हो उनके ऊपर जो जो उस गेम के टॉप के प्लेयर्स हैं। तो ये कमेंटेटर होते हैं बस। चलो कमेंट्री कंटिन्यू रखो, काम है तुम्हारा भी कमेंट्री करनी है। हाँ वो कोड में गलत दिया हुआ है, तुम सही बोल रहे हो, सही सही करवाऊंगा मैं भी कोड को। विल करेक्ट दैट कोड। चलिए कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन।